सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। क्या हुआ बाबा? मैं कुछ सोच रहा हूँ। ओह, मैं समझ सकती हूँ। तो यही सोच रहे ना कि दो जवान बेटियां, इनको ब्याना है, गैस कहाँ से लेकर आऊंगा, कमाता तो मैं हूँ ना, वेला बैठा रहता। फिर मैं ये सोच रहा हूँ तुम तो कहती थी हरा रंग मेरे ते बड़ा सोना प्यार लगता है। हाँ तो तू तो शतौले शादी चूही लगन रही है। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान चेयरमैन पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, तशरीफ लाते हैं सैयद नबील हाशमी साहब। दूर से देखो क्या लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि 10 लिखा हुआ है? नहीं बाबा, तू अगर उधर आके खड़ा हो जाए ना तो 100 भी लग सकता है ना जी? हिजा वे हला पीटीआई ने अवाम लिए आटा महंगा करन दी है ते आप खा खा के की हाल कीता है। जल जल के मर रहा है तू, इसलिए तेरा ये हाल है। खैर, कैसे हैं आप? फाइन जी, थैंक यू। पहली मर्तबा आप हमारे शो पे आए हैं, हम तो पूरे तैयार हैं आपको छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए। आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं। पक्की बात है? पक्की बात। शुक्र है साडे प्रोग्राम में कोई भारा बंदा आया के। तेरे तो कदम ही मनूस हैं। एक्साइटेड थे आप हमारे शो के लिए? बिल्कुल, इट्स अ वेरी, बहुत ही ये एक डिफरेंट शो है जी। लोग खुशी से देखते हैं और जो भी आजकल का जैसा भी मौसम है ना, उसमें खुश होना, आप लोग सबको मुस्कुराते हैं, उसको खुश करते हैं, तो ये एक बड़ी, ये एक छोटी सी इबादत भी है, नेकी भी है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट को बिखेर देना। तो आप भी आज हमारे साथ ये नेकी कमाएंगे। आइए जी, कोशिश पूरी करते हैं। आइए जी। और आप पहले वाले सोफे पे बैठेंगे और ये अच्छा, मैं हिसाब लाया सीट जिंजदी भी होवे, पीटीआई का बंदा पूरा आ ही जाता है। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक खूबसूरत सी मॉडल एक्ट्रेस हैं, तशरीफ लाती है फातिमा बलोच। बलोच, ये बाबा है हमारा कोच। बाबा है हमारा कोच, किसी ने इसके बाद लिए हैं नोच। मिस बलोच, कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें किया है अप्रोच। और थोड़ा साइड पर रहना, बाबे की बहुत गंदी है सोच। तो चुपी है, वो लेगी तेरा मुंह नोच। कैसी है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? साइकोलॉजिस्ट भी हैं आप तो। हाँ जी बिल्कुल। दिमागी हालत पढ़ लेती है? हाँ, अगर कोई बताए तो समझ लेते हैं। तो बड़ा अच्छा गुजारा होगा। कैसे? एक साइकोलॉजिस्ट से तो दूसरी साइको। ये बताइए कि कोई अगर पागल हो और उसका दिमाग बिल्कुल काम ना करता हो और थोड़ी अच्छी भली टेंड भी हो, तो क्या आप उसके बारे में बता सकती हैं कि वो क्या सोच रहा है अभी बैठ के आपके बारे में? वो देखें, इस वक्त तो झुकते ही सोच रहे होंगे। आप लोगों ने उन्हें जॉब पे रख लिया, मतलब एक पागल है, टेंड है, जॉब पे रख लिया। ये होता है मोहब्बत का आगाज। केड़ी मोहब्बत है, समझ तो मुझे नहीं आई। मतलब आपने भी आते के साथ ही जो है ना वो ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। आइए जी, बैठिए, तशरीफ रखिएगा। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आइए, जिसके भी वापस ना कीजिएगा। मेरे तीसरे मेहमान ना बड़े ही स्पेशल है, सीरियसली बहुत ही बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, बहुत ही बड़े डायरेक्टर और राइटर है। तशरीफ लाते हैं नासिर अदीब साहब। नवां सोनिया या पुराना हो गया? रब नू कहो कि तेनू मेरे ना ला देवे, जे तू मैनू ना मिले तो मैनू नींदर किवें आवे। मर्दां दा डायलॉग है, नवा आया है सोना। औरत है तो अपना बोल। वीरा, कदों तक मेरी मंगलियां टुटदियां रहेंगी? मेरी गल सुन, डायलॉग कभी मुजक्कर और मुन्नस नहीं होता, नर या मादा नहीं होता, फीमेल या मेल नहीं होता, डायलॉग डायलॉग होता है। ऐसी है ना? नासिर अदीब साहब, आपका यहाँ बहुत अच्छा गुजारा होगा। कैसे? आप नासिर अदीब और इधर है जवाद गरीब। जवाब आ गया है सोने। आइए जी, तशरीफ रखेंगे। हाशमी साहब, ये सी पैक के तहत पंजाब में जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनती थी,
तो वो कहाँ तक पहुँची है, कुछ देखने वालों को बताइए ना। देखें, पिछले 3 सालों में जो भी यहाँ हुकूमत आई हैं, पंजाब की भी और फेडरल लेवल पे भी, उन्होंने जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं ना, इसको फास्ट ट्रैक पे लेके आई हैं। अच्छा। जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, जो पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट जो क्रिएट कर रही है, उसके अंदर कायदे आज़म बिज़नेस पार्क है जो मोटरवे के ऊपर इस वक्त बहुत ही तेज़ी की तरफ आप अगर गुजरेंगी वहाँ तो आप लोगों को नज़र आएगा। ये इकनॉमिक जोन्स जो हैं ये कब तक फंक्शनल हो जाएंगी? इस वक्त फंक्शनल है। अभी अल्लामा इकबाल जो है जो फैसलाबाद में, वो फंक्शनल है ऑलरेडी। जो रहीम यार खान में है वो भी फंक्शनल हो चुकी है, बिहाड़ी में भी फंक्शनल हो चुकी है। लोगों को नौकरियां भी मिल चुकी हैं। नौकरियां वहाँ देखें जी, सनतें लगेंगी तो नौकरियां मिलेंगी। ऐसे ही है। ठीक है ना। तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि जी कि सालाना पंजाब में सिर्फ तकरीबन 25 लाख नौकरियां क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसका ये मतलब है कि हमें एटलीस्ट 5000 एकड़ की जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं हर दूसरे साल बनानी है, करनी है। अच्छा। तो अब आगे इंशाल्लाह सियालकोट के ऊपर भी वर्किंग हो रही है, मुजफ्फरगढ़ के ऊपर भी वर्किंग हो रही है और साहिवाल की तरफ भी हम देख रहे हैं। तो बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल प्लान्स हैं जो हम लेके आ रहे हैं। तो वैसे हमारे पास कुछ वेले लोग हैं, इतनी आप नौकरियां दे रहे हैं लोगों को, है रोजगार दे रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ वेले लोगों को भी दे दें। या फटे तले सोते हैं, यहीं बैठे रहते हैं, कोई काम काज करने को है नहीं, मैं यहाँ करके बोलते रहते हैं। उनको कोई काम पे लगाएं, कोई नहीं, ये तो स्पेशलाइज्ड फील्ड है, पता नहीं अफोर्ड भी इनको कर सकते हैं कि नहीं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਲਾਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ फैक्ट्री ਲਾਉਣੀ ਆ। अजी चल छोटी सी फैक्ट्री में वहाँ बनाना क्या है? वहां बैठ के यही सोचूंगा यहाँ बनाना क्या है। ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਾ। ਇਹ ਬਾਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਤੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, कदी ना जावे चुकी बाबे दी जुत्ती। जिन्नी मर्जी ला लो झुट्टी, बाबे दी जुत्ती, बाबे दी जुत्ती। फिजा कदी जागी कदी सुत्ती, बाबे दी जुत्ती। इस तरह की मशहूरी तो साडी बाबी भी कर सकती है। किवें? बाबे दा सर ते बाबे दी जुत्ती, वाह वाह, जिन्नी वारी मारो कदी नहीं टुट्टी, बाबे दी जुत्ती, बाबे दी जुत्ती। ये फैक्ट्रियां बनी नहीं है, अगले की मशहूरियां पहले शुरू हो गई है। देखो जी 22 करोड़ आवाम हैगी है। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜੁੱਤੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, 16 ਕਰੋੜ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਵੀ ਖੇਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 16 करोड़ जूते इनके घर कैसे हो गए? पूरे मुल्क चो जावे जिदी भी चुकी, बाबे दी जुत्ती, बाबे दी जुत्ती। फातिमा ये बताइए कि आपने शोबिज़ इंडस्ट्री में आने का फैसला कैसे किया? अपना शौक देखकर, आईना देखकर, या फिर मोबाइल के पिक्चर्स का अच्छा रिजल्ट देखकर? मुझे एक्चुअली मेरे दोस्त ने, हम ऊपर फेरी मीडोज़ गए हुए थे, उसने तस्वीर ली और देखा, बोला कि देखो मॉडल लग रही हो। मैंने कहा अच्छा, बस मैंने थोड़ा सीरियसली ले लिया उसको। और फिर आया तो रास्ता किसने दिखाया? शूट्स वगैरह उसी फ्रेंड ने फिर मेरा 1-2 किया, मैंने अपना पेज बना लिया। फोटोग्राफर और समथिंग? ही वाज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन विद अ DSLR। ओके। या एंड उसके बाद आई गॉट रैम्प वॉक विद नादिया हुसैन। आई हैव एक्चुअली वॉक्ड द रैम्प विद यू एज वेल। आई थिंक यू फॉरगॉट। व्हेन? यस, it was back then. I think it was 2 years back. And I'm a big fan of yours. I'm really happy to see you again. Nice to meet you again. Yes. Wow. देखो वो कह रही है आई एम बिग फैन ऑफ बाबा एंड आई लव बाबा। आपकी नहीं मेरी तारीफें कर रही है। तुम्हारी तारीफें कर रही है और मुझे कह रही है आई लव यू। अब्बू तू ना रिश्ते बनाने बाज आए। तो शक्ल से अब्बू लगता है तो बोलेगी भी ना, बच्ची क्या हो गया है? आपको क्या लगते हैं वो आपकी? yes, yes. दादा बोलना नहीं चाह रही, लेकिन चले बाप, मतलब उनका भी दिल ना दुखे ना। केड़े बैंक लुट के इन्नियां बच्चियां विआवेगा, महीने च 16 बच्चियां तेनू अब्बू कह जांदियां ने। बलोच, मेरे बारे में क्या ख्याल है? फिर ਉਹਦੇ को पूछी यार मेरे बारे में क्या ख्याल है। ए वेखी हुण मैनू दसेगी मेरे बारे में क्या ख्याल है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? यार ये बहुत तेनू पता की समझी हूं? अच्छी। हाय हाय ओहो गलत वेख रहे हो, वाल इन्हां दे वड्डे ने, मैं अपनी गल कर रहा। तू भी शर्म कर बेशर्मा, बड़ा मामा भैणा वर्गा तेरा मुंह है। मुंह ही मामा भैन वाला ना, इरादे ते होनी ना हैगे। दो एक्सपायर बाबों के बीच में चुन्नी लेके बैठा करो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰੋ ਤੁਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 올ਡ ਹੋਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। अच्छा
अच्छा बात सुने, गौर तो करें थोड़ा सा। की गौर करे, तू बीमार है जरा तेरे से गौर करना? मेरे तो फुर्सत मिलेगी फिर तेजी भी गौर करे। इसके बाद तो मैं गौर फिक्र करूंगी। इनकी बातों में मत आओ राधा, मेरी आंखों में आंखें डालो। इसकी बातों में मत आओ राधा, आधा ये मर्द है और जनाना आधा। अच्छा फिर बलोच मैं ना ही समझूं? अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लें, मतलब ठीक। अच्छा मेरी बात सुनो, आप ये बताओ मैं आपके नाम लगाऊं क्या? जायदाद। आप इसके लिए एक शेर कहें। हाँ। मोहब्बत करने वालों के अनोखे खेल होते हैं, जब इम्तहान होता है सारे फेल होते हैं, और जिनके मुंह पे मूछें नहीं होती वो दरमियाना मेल होते हैं। नाज़िर अदीब साहब मुझे बताइए, वैशी जट से लेकर लेजेंड ऑफ मौला जट तक 4 दिहाइयों का सफ़र कैसा रहा? देखिए जी, जो ज़िंदगी मैंने देखी है और जिस तरीके से मैंने फिल्म इंडस्ट्री को एंजॉय किया है, मैं इतना मुतमईन हूँ और मैं समझता हूँ कि इतना मैंने अल्लाह से मांगा नहीं जितना उसने मुझे दे दिया। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नो डाउट। पहले जब आप काम करते थे उस दौर में आपको काम करके बहुत मज़ा आता था, या जब जैसे दिहाइयों की मैं बात कर रही हूँ तो ये अब जो प्रेजेंट दौर चल रहा है यहाँ पर आप काम करते हैं, लिखते हैं, डायलॉग्स बनाते हैं, तो आपको अब मज़ा आ रहा है? लफ्ज़ है केमिस्ट्री, दूसरा लफ्ज़ होता है टीम वर्क। मैं वैशी जट से जिस टीम के साथ चला था उसमें सुल्तान रही और मुस्तफ़ा कुरैशी और ये लोग थे, तो क्या बात है, एंड तक चलता रहा। सखी बादशाह लास्ट फिल्म थी, सखी बादशाह जी। उसके बाद वो चीज़ मिली नहीं मुझे। मैं पहले भी वो एक बात की थी कि लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि नासिर साहब अब हम आपकी फिल्में देखते हैं तो हमें वो 2-2 मन के डायलॉग नज़र नहीं आते। तो मैंने कहा मेरे सामने 2-2 किलो के एक्टर हैं, मैं उनके लिए 2-2 मन के डायलॉग। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो ये डायलॉग आप लिखते कैसे थे? मतलब ख़ास तौर पे कैरेक्टर को बिठा के उसकी पर्सनैलिटी देख के और उसके बाद उसके लिए कोई डायलॉग बनाते थे, या फिर डायरेक्टर की कोई फरमाइश होती थी कि बस इस सीन के हिसाब से कोई डायलॉग लिख दो, कोई प्यारा सा कोई बड़ा डायलॉग, तो वो आप लिख देते होते थे? क्या किस तरह से डायलॉग बाजी होती थी? ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी डायरेक्टर ने मुझे ये कहा कि ऐसे डायलॉग लिख दो। मैं जब लिखने बैठता हूँ तो जिस कैरेक्टर के बारे में मैं लिख रहा होता हूँ मैं वो कैरेक्टर बन जाता हूँ। अच्छा। जब मौला जट का डायलॉग लिखना होता था तो मैं मौला जट की जगह आ जाता था। जैसे सबको पता था उसमें सुल्तान राई साहब है, तो सुल्तान राई साहब के कैरेक्टर में आके आप नूरी नाथ का डायलॉग लिखना था। सबसे पहला डायलॉग जो आपने लिखा सुल्तान राई साहब के लिए वो कौन सा था जो उनके लिए बहुत बड़ा साबित हुआ? सबसे पहला डायलॉग जो लिखा था वो ये लिखा था कि मेले में उसको वैशी जट में वो देने जाते हैं, इतला देने जाता है। अफजाल सीन स्क्रीन पर भी उसका पहला सीन था। अच्छा। तो अफजाल उसे बताता है मेले में भागता हुआ कि और मौलिया 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 मलका ने तेरे पे उन्हें कत्ल कर देते। अच्छा। तो वो टर्न लेता है और डेड साइलेंस हो जाती है स्क्रीन पर। तो वहाँ टाइट में उसका डायलॉग लिखा था कि कत्ल ते होणगे रोशना ते ओ भी होणगे जिन्ना जम के साडा दुश्मन बन ढोल ते सट मारे। सर वो डायलॉग भी तुसी लिखिया ਜਿਹੜਾ मुस्तफा कुरैशी साहब हर गल तो बात करते थे? नहीं, ये म्यूजिक डायरेक्टर ने लिखा था। नासिर साहब अगर अज तुसी मौला जट पार्ट 3 लिखो ते फीजा नू की रोल दवोगे, मैनू की दवोगे, आ साकी नू ते आ बाबे नू की रोल दवोगे? मैं चिकन रोल तो अंते मैं कुछ ना कुछ दे दियांगा, उन्होंने मैं ले जावांगा। साढ़े दे ते फिर कुछ ना कुछ लिख लेंगे ना, ते तेनू वेख के तेनू जुत्ती ते लिखना। कितनी गलत बात है। साथ किसे ले जाता है इंसान? बहू को, जिसके बगैर जी ना सके। हाय 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 हाय। खा वो बेटी हो, खा वो बेटा हो, खा वो दोस्त हो। क्या बात है, तालियां। हाले ते तुसी कह रहे ना ते बगैर नहीं जी सकता, ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਲੈ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। Welcome back. You're watching तारों से करें बातें। अच्छा, पिछले 3 सालों की अपनी डिपार्टमेंट की अगर कारकर्दगी आपको ऐसे 3 लाइनों में बयान करना पड़े तो आप किस तरह से बयान करेंगे? अब आपके ऊपर है। हमारा जो पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कंपनी, नाम थोड़ा लंबा है, इसको हम पिटमिक कहते हैं। तो इसकी जो कारकर्दगी यही है कि हमारा एस्टिमेट है कि तकरीबन 10 लाख नौकरियां तो जनरेट की हैं, चूँकि जितनी सनतें लगी हैं नई पॉलिसीज़ की वजह से और जो आसानी मतलब की गई है और बिजली की फरहमी जिस तरीके से हमने दी गई है
और मुख्तलिफ लेबर लॉज और कवानीन और बिल्डिंग रूल्स। फैक्ट्रियाँ पहले यहाँ होती थी 60 फुट तक बन सकती थी, अब आप इसी स्टेट में देखेंगे, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में देखेंगे, बड़ी ऊंची ऊंची भी फैक्ट्रियाँ अब बननी शुरू हो गई हैं। और पाकिस्तान का इस वक्त जो इंडस्ट्रियल मोमेंटम इस वक्त अवेलेबल, आप देखें कि तमाम की तमाम सनतें इस वक्त बहुत हीटेड हैं। ऑटो सेक्टर है, प्लास्टिक सेक्टर है, आईटी की बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट और ये डिमांड आ रही है। तो अगर आप इमेजिन करें कि अगर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये ज़मीनें और ये फैक्ट्रियों की अगर जगह ना होती तो ये सनतें कहाँ लगती और ये जॉब्स कहाँ होती। तो ये कामयाबी है जी हमारी। क्या बात है वाकई। फातिमा, आप एक्टिंग और मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हैं, राइट? और जो आपने पढ़ा है वो साइकोलॉजी पढ़ी है, तो ये बताइए कि ये खुला तजाद नहीं है कि इंटरेस्टेड कहीं है, पढ़ाई कुछ और कर रही हैं? एक्चुअली दोनों मेरा पैशन है। पढ़ाई मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे मोहब्बत है साइकोलॉजी पढ़ने से, नफ्सियात, आई लव स्टडिंग दैट। और जो मॉडलिंग और एक्टिंग है, इट्स पेइंग माई बिल्स एक्चुअली, तो मैं वहाँ से कमा के अपनी पढ़ाई में लगा रही हूँ, तो मेरी ये अचीवमेंट है। सो क्यूट। कल दी बच्ची हो के आप कमा रही है ते आप पढ़ रही है, ते ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क हो जाए बेशर्मो, आप ਇੱਥੇ बैठे रहंदे हो ते अपने बच्चियां कोल मंगवांदे रहंदे हो। बच्चे मंगणगे ते ਅਸੀਂ पढ़ांगे ना। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪੁੱਠਾ ਮੰਤਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ है सुमरे भी? मैं ऐसा मंत्र पढ़ना चाहना जिसके नाल मैं जनाने जिन कील सका। अच्छा मिस बलोच, आप साइकोलॉजी पढ़ रही हैं? हाँ जी, मैं ग्रेजुएट हुई हूँ और अब आगे मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया। कब तक साइकोलॉजी पढ़ती रहोगी? मेरी आंखें कब पढ़ोगी? उसकी अभी तक डिग्री बनी नहीं है, तो वो मुझे नहीं पता कि कैसे पढ़ते हैं। अच्छा, ताड़े सामने बदीद हो जाए पिछो मेरे ते मरी पई। अच्छा नहीं शुरू में ना ही कहते हैं। अच्छा, आपकी फिल्म मौला जट के डायलॉग आज तक लोगों को याद हैं। कुछ उस प्रोजेक्ट की इनसाइड स्टोरी हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिए कि वो जनरेट कैसे हुई थी फिल्म, क्या ख्वाब था, क्या तसव्वुर था, क्या सोच थी? हसन अस्करी साहब मेरे उस्ताद हैं, मुर्शिद भी हैं, मैं उनकी इजाद भी हूँ, लेकिन उनके साथ मैं काम नहीं करता। उनको एक फ़िल्म मिली, उन्होंने नाम रखा जट दा खड़ाक। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इसे लिखते, मैं ही उनका राइटर होता था। तो उन्होंने जब मुझे आइडिया सुनाया तो मैंने कह दिया कि आगा साहब ये दोबारा वैशी जट आप बनाने लगे, ऐसे ना करें। अच्छा। तो इस पर बहस चल पड़ी, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठे हुए थे, चौधरी इस्माइल साहब। तो जब सीरियस हो गए वो, तो उन्होंने एकदम गुस्से में एक जुमला बोला, कहता है यार तू मैनू दस रहा, तेनू तो नासर दी बनाने वाला मैं, तू मेरे नाल गल कर रहे। बस ये उनका जुमला सुना था तो मैंने कलम बंद किया और मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, सारी ज़िंदगी आपके कदमों में बैठूंगा, आपकी इज़्ज़त करूंगा, सब कुछ करूंगा, आपके बाद आज के बाद आपके साथ काम नहीं करूंगा। तो मैं आ गया। जब आ गया तो ये मौला जट का सरवर भट्टी साहब अचानक मेरे पास है, इत्तेफाक कह ले, कहने लगे यार मैंने एक फ़िल्म रखी, उसका नाम मैंने रखना बग्गा भट्टी। वो भट्टी थे और उनके कुछ ख़ानदान के में होगा कोई बड़ा बग्गा भट्टी। उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ़ एक किरदार है जो इंसाफ के फ़ैसले करता है। तो एक खाका से उन्होंने मुझे सुनाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको लिखा। लिखने के बाद मैंने उसका नाम मौला जट रखा और उसका वैशी जट का सीक्वल बना दिया। जहाँ वैशी जट ख़त्म हुई थी वहाँ से मौला जट को मैंने शुरू किया। तो इस तरीके से मौला जट शुरू हुई। और जिस वक्त उसके मैंने मकालमे लिख दिए और स्क्रिप्ट मैंने यूनुस मलिक साहब को दिया, तो अगले दिन वो आए और सरवर भट्टी साहब भी थे और उन्होंने स्क्रिप्ट जो था वो टेबल के ऊपर रखा। तो यूँ सरवर भट्टी साहब ने पूछा जी मलिक साहब कैसा लगा आपको? कहता है कहानी बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने, डायलॉग कुछ नहीं। आप यकीन करें मुझे थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग चकरा गया कि मैंने इतनी मेहनत किसी फिल्म के मकालमों पर नहीं की थी जितनी उस पर की थी। और वो कहते हैं डायलॉग कुछ नहीं। उसने कहा डायलॉग, कहते जगह गुजर के डायलॉग आपके बहुत अच्छे थे। फिर सरवर भट्टी साहब का ये क्रेडिट है कि उन्होंने कहा यूनुस मलिक साहब के, मलिक साहब बात ये है, ये सोना है या मिट्टी है मुझे पसंद है, आप दयानतदारी से स्क्रीन पर चढ़ा दें। ठीक। उन्होंने कहा ठीक है। वो स्क्रीन पर चढ़ा दिया उन्होंने बड़ी दयानतदारी के साथ और फिर वो डायलॉग अमर हुए। जब वाइंड अप फिल्म का आया तो वाइंड अप पे वो अड़ गए। उन्होंने कहा जी वाइंड अप मैंने ये नहीं करना जो नासिर साहब ने लिखा है, वाइंड अप ये था मेरा जैसा जो आप फिल्म में चला। तो यूनुस साहब ने कहा कि वाइंड अप जो है ना, मैं ये चाहता हूँ कि सुल्तान राय मेरा हीरो है,
उसने ये कहा है कि विलन से कि मैं तेरी लत भी लै जानी है ते भैन भी लै जानी है। तो अब भैन वो लैके जा रहा है तो लत क्यों छड़ के जा रहा है? अच्छा लत वो वड्डेगा। अच्छा मैं क्या अगर वो लत वड्ड देगा मलिक साहब ते डेड फ्लॉप फिल्म होगी। फिर मैं क्या लत नूरी नत आप वड्डेगा। उस गल ते बड़ी बहस हुई और बहस के बाद उन्होंने नाराज़गी हुई, 3 महीने शूटिंग बंद रही। इस शर्त पे उन्होंने शूटिंग की थी कि मैं दोवें वाइंड अप करांगा, दोवें वाइंड अप किए उन्होंने, लेकिन सरवर भट्टी ने पहले ही वाइंड अप लाया। तो मेरी दलील ये सी कि मौला जट बेशक कहता है कि मैं भैन भी लै जावांगा ते लत भी लै जावांगा, तो मैं क्या लत तो लाण लगा, भैन ने हाथ जोड़े, हाँ लत उन्हें भैन नूं दित्ती है, ठीक है, भरा ने जहेज च दित्ती है। हाँ ते वो अगर डायलॉग ना बोलदा नूरी ते नूरी नत ही ना हुंदा कि बख्शीश ते रब जन्नत भी देवे ते ना लवां सोहणिया, ये ते लत है। ओहो जा भैन भी लै जा ते लत। वाह जी जी साहब जबरदस्त। और उसे मौला जट के जिंदगी दे। मकाल में तो वो हैं जिसके बारे में मैं कहा करता हूँ जैसे इस मुल्क के पटवारी भी बोलता है और जरदारी भी बोलता है। क्या बात है ਆ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। यार पर क्या बात है सर, तुसी की मौला जट दे डायलॉग लिखे ने, यकीन करो लोग गाने नहीं उन्हें याद करते जिन्हें डायलॉग याद ने लोगों को। बड़ी मेहरबानी है, मोहब्बत है, लेकर आप यकीन रखें जब कोई मुझे ये कहता ना कि ये जो डायलॉग आपने लिखे हैं तो मुझे ये नहीं अच्छा लगता। मैंने आज तक कोई डायलॉग नहीं लिखा, मैंने जो लिखा उसने अता किया, मैंने लिख दिया। गढ़ वाला सीन लिख रहा था मौला जट का, बड़ा मशहूर है, तो उसमें मैंने मुस्तफ़ा कुरैशी का एक मकालमा लिखा, वो सरक हो जाता है, कहता है गजदे बड़े ने पर वस्ता कोई नहीं। मैं एक दिन बैठा रहा पूरा, इसका जवाब नहीं लिखा, नहीं आया। दूसरे दिन भी जब मैं शाम को खाली उठने लगा तो मेरा असिस्टेंट इरशाद साजिद वो कहने लगा कि रोज़ हम कढ़ाई खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, प्रोड्यूसर रोज़ आके पूछता है की बने हैं, हाँ तो तुसी ये जेह्ड़े लिखे है ये मुहावरा है, गजदे बड़ने पर वसदा कोई नहीं, और मुहावरा सदियां च बनता है तो मुहावरे का तोड़ नहीं होता। अच्छा लिहाजा आप ये डायलॉग चेंज कर दें और आगे चलें, उसका मुस्तफ़ा सुल्तान राय का डायलॉग आगे और आ जाएगा। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये जब मैं मुस्तफ़ा कुरैशी बन के कलम उठाया था ना कि यहाँ मैं लिखूँ, तो मेरे जहन में अचानक वारद हुआ गजदे बड़ने पर वसदा कोई नहीं। वाह वाह। मैंने कहा जिसने ये मुझे दिखवाया है ना वो इसका जवाब भी देगा। मैंने एक मेरा असिस्टेंट था शायद अदीब उसका नाम था, मैंने कहा सिगरेट लगाओ और यहाँ टहलते रहो और सिर्फ एक मकालमा बोलते रहो, गजदे बड़ने पर वस्ता कोई नहीं, और मेरे सामने करते रहो। उसने चक्कर लगाने छोड़, ये तीसरे दिन की बात है। फिर जब वो 5वीं दफा गुजरने लगा ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਇਹ ਆਇਆ, हाँ तो मैं ਬਸ ਪਿਆ ਤੇ ਨੱਕ ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। वाह वाह जी वेरी नाइस। ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੋਹਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਏਦਾਂ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੋਹਣਿਆ। अरे बाबा अगो कहना मैं आंदा जांदा रहना, तू ही घर नहीं हुंदा। की डायलॉग लिखिया, की डायलॉग लिख बैठे हो। मलकां दे पोतरे मारे ने, तेरे दोतरे ही मारतियां। ये डायलॉग तो साडी बाबी भी बोल दिया है, इसको देखकर बोलती है, लोगों को तो चपेड़े मारी तो मैं छित्तर भी मारूंगी। शाह जी आप अपने बारे में बताइए ना, आपकी जाती स्ट्रगल क्या है इस पोजीशन में आने से पहले? बेसिकली जी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, बहरीन में पैदा हुआ था। मैं 1990 के करीब पाकिस्तान आया। हो सकता है मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो 1990 में इधर आया, इधर वाले साहब के साथ कारोबार हमने स्टार्ट किया। पाकिस्तान आने का एक था कि अपने मुल्क में जाके कारोबार करें, बड़ी बात है। एंड अल्लाह ने बहुत मेहरबानी फरमाई, इस मुल्क ने हमें बड़ा कुछ दिया। वाह वाह। यहाँ ही मेरी ट्रेनिंग हुई, यहाँ ही मैंने सीखा सारा कुछ। तो हाँ साहब की नज़रों में कैसे है ये जिम्मेदारी, कैसे मिली आपको? सच्ची बात बताऊँ मुझे नहीं पता, मेरी कोई ऐसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं है। या इन्होंने पीटीआई वाले ने वोटां लैके दित्तियां या शौकत खान ਨੂੰ चंदा दिता? शौकत खान को चंदा तो जी सारी दुनिया देती है जी। ਆ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, बिल्कुल। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੁਰ ਹੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ। ना मंगो, खान साहब ਨੂੰ पता लग गया, उन्होंने तुहानू मुल्क चों कढ़ देना, मेरे तो इलावा भी कोई मांग रहे हैं। देनी मरीज है तो क्या हुआ, बैठी है ना मिस बरोज हमारा इलाज करने के लिए। अब रूहानी इलाज कराएं पहले। बता दीजिए नहीं, ये साइको कैसे ठीक हो सकते हैं? क्योंकि छितर ते हर कंपनी दा बज चुके हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੂੰ,
ऐसे हर गली च वट्टे भी खा चुके ने। बल्कि असी यदि एक कदी कमेटी भी खा चुके हैं। तो मिस बलोच मेरा इलाज करने के लिए तैयार हैं? आप फीस तैयार रखें, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं अपना इलाज जाके मरी कराऊंगा। फिर वहीं पे कोई क्लिनिक ढूंढ ले मेरे से। नहीं क्लिनिक तो नहीं, पहाड़ तो धक्का देना पैना इन्होंने। ओ तू इलाज दे बहाने ना एंजॉय करना चाहना है, तेरी सोच दा ही दुर फिटे मुंह। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपने फेवरेट शो तारों से करें बातें। नासिर साहब, आप पर इल्ज़ाम है कि आप जैसे लोगों की वजह से हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ये क्लैशनकोफ, ये तलवारें, ये कुल्हाड़ियाँ और ये पता नहीं क्या क्या हमारे कल्चर में शामिल हो गया। तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही है कि देखें, जब हक की और सच की बात आए तो फिर एक्शन भी होता है, तशद्दुद भी होता है, जुल्म भी होता है और खून भी बहता है। क्या फिल्म एक मोहब्बत का पैगाम देने के लिए नहीं बन सकती है? उसको गंडासा और क्लैशनकोफ देना जरूरी है? आपने अगर मौला जट देखी है तो उसके एंड पर पैगाम है, और कोई मेरी फिल्म ऐसी नहीं जिसमें पैगाम नहीं होता। और मैंने सारी ज़िंदगी जो फिल्में लिखी हैं, ख़ास तौर से पंजाबी, मैंने सिर्फ एक हदीस का तर्जुमा किया है कि जुल्म जहाँ भी देखो उसे हाथ से रोको, ये सबसे मजबूत ईमान का दलील है। उधर वेखो शाजी आए ने, ये वाहद बंदे ने पीटीआई दे जेड़े एडे सेहतमंद ने, नहीं तो पीटीआई दे बंदे कमजोर ना आप खांदे ना किसी नूं खाण दिंदे। और कले शाजी नहीं आए, नाल मिस बलोच भी आई है। ओए मिस बलोच एवें नहीं आई, एनू साडा हुसन खिंच के ले आया। मिस बलोच साडे बारे च भी सोच रही हूँ, कब से आपके बारे में ही तो सोच रही हूँ। मैं तुहानू कह रहा सी ना, मेरे बारे ही सोच सोच के कमजोर हो गई बेचारी। कल्ली बैठी सोच रही हुंदी है। रौला जट पता नहीं मेरे नसीबों में है या नहीं। फिर तो सोचती है लाना ते भेजो, नहीं है मेरे नसीब। तुहानू पता है कि मिस बलोच दे नाल मेरा कितना पुराना चक्कर है? कितना? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੋ। ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਦਰ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਹੀ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਆ ਲੱਗਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ। और खाली मिस बलोच नहीं आई, और नाल वेख नासर अदीब साहब भी आए ने। ਹਾਂ, ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੋਲ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਮੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਤੂੰ ਡੰਮੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। मैं समझदा कि अगर तुसी ना होंदे तो शायद मैं भी अज इस मकाम पे ना होंदा। ਖੈਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰੌਲਾ ਜੱਟ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਟਕੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਪਿੰਡਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਸੂੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾ ਅਸੀਂ ਜੁੜਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਆਏਗਾ ਕੋਲੋਂ 1500 ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੂਹਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ 1122 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਘਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਗੰਡਾਸੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਗੰਡਾਸੇ ਤੇ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਜੱਟ ਦੇ ਗੰਡਾਸੇ ਤੇ ਲੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਸਾਡਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋਹਫਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਹਮੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਕਾ, ਤੋਹਫਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਹਮੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਕਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਖੂਨਖਾਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਦਾ ਸੀ,
ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। पतला कबूतरा वास्ते झांजरा लैन गया। अच्छा जी। दुकानदार कहता क्यों कोई फंक्शन निकल आया? बाबा भी दरिया से मच्छी फड़न गया, 2 घंटे बैठा रहा, मच्छी हाथ ही नहीं आई। फिर अखीर रोटी कढ़ी है दरिया बोड़ बोड़ खान लग पिया। मैं कहा की कर रहे हैं? कहना मच्छी ते हाथ आई नहीं, हुण 100 रुपए भी ना खाइए। ਆ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਦੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹਾਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ। ਉਹ 5000 ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 4000 ਲੈਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਫਾ टमाटर ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। रौला जट किसे घर गया, घर वाले कहते ना खाने में क्या लेंगे, तेनू वेख के कहते खुरली में क्या लेंगे। ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਂਹ ਕਰ, ਅੱਗੋਂ ਕਰਦਾ ਬਾਂਹ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਂ ਕਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। पसूड़ी जद कसाई करो छिछड़े लैन गया, उनका इत्थे खाना के घर जाके। ਪਸੂੜੀ ਜੱਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਲਏ, ਉੱਥੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਭੱਲੇ ਖਾਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਟੀ ਤੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਦਨ ਨਿਕਲੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। ਪਤਲੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਲਦ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਡਾਂਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਹਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਬਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਕੀ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਤੰਬੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿੱਧਰੋਂ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੋ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੋ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ। ਸਾਕੀ ਖਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਭਰਾ ਸਨ, ਹੁਣ 5 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਕਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਖੋਲੀ ਤੇ ਦੰਦ ਫਸ ਕੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਸੂੜੀ ਨਾਥਰ ਵੀ ਨਾ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਢੱਕਣ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। पसूड़ी नत ने बोतल पी दी, छात ना जा वजा। मैं कहा की है? कहता पीन तो पहले हला बैठा। ਇਹ ਰੋਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। और तानों कभी किसी ने पाया नहीं? जब है जाओ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह ही होती है कुछ अजीबो-गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुना रही है निर्मल? सुनते हैं। पैसे लेकर नकल करने के नए नए तरीके बताने वाला अमरीकी शहरी सोशल मीडिया पर वायरल। सेम रौला जट वाली स्टोरी। ये भी पैसे लेके तरीके दसदा। और नहीं नहीं, आप नकल करता है। एक इम्तिहान च फेल हो गया, मां बाप ने कहा तू एडा नलायक फेल हो गया। कहता नलायक मैं नहीं, नलायक हो जड़ा मेरे अगे बैठा है। साकी खान भी दोवें भरा पेपर देंगे, एक ने अब्बे दा नाम होर लिख दिता, एक ने होर। टीचर ने कहा ओए ताड़ा अब्बा ते एक ही है। कहंदा फिर तुसी कहना सी असी नकल मारी। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬੂਟੀਆਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟੀਆਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 100-100 ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੂਟੇ ਲਵਾ ਦੇਣੇ। बड़े बड़े बंदियां ने नकल मारी है, लेकिन जो बाबे को नकल मरवाउण दा तरीका किसे कोल भी नहीं है। ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ये अपनी टिंड ते सवाल लिख के ना स्टूडेंट नूं कहंदा मेरी तरफ देखो जरा। बाबा बड़े तरीके
ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਲਿਖੋ APPLE ਐਪਲ ਤੇ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾਓ 5 5 5। ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉੱਲੂ ਕਾ ਪੱਠਾ ਹੂੰ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ मैं उल्लू का। क्या खबर लाई है? अमरीकी मालिक ने पालतू कुत्ते के लिए 5 लाख रुपए में हवाई जहाज का बिजनेस क्लास केबिन बुक करा लिया। मुबारक होवे। लोकां दे वो जहाज़ां च बैठदे ने ते साडे इत्थे ही रुल रहे ने। तेरी वजह ना वाऊ किया उन्होंने समझे काली हड्डी मुंह च लई है। रौला जट ने एक बारी महंगा कुत्ता ले लिया। अच्छा बड़ी मुश्किल इन्हें उहदे नखरे पूरे कीते। आप बूह अगे बहंदा सी, ओनू बैड ते सवाउंदा सी, ओनू फ्रैश दूध दिंदा सी, आप सुबह दी चाह शाम नू गरम करके पींदा। बाबे ने भी एक वाऊ रखिया सी, फिर ओनू प्याले च दुध पाउणा। अच्छा जेड़ा बच जाना ओह च पत्ती पा के चाह बना लैंदा। रौले जट ने भी एक कुत्ता रखिया, ओनू गोश्त पावे ओ खावे ही ना। ओनू कहंदा कूड़ा तेनू की पता, ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਰੋਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਭੌਂਕਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੌਂਕਾਂ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਜੱਟ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਨਾਲ ਭੌਂਕੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਭੌਂਕ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਕਣ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਯਕਦਮ। ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੜਾ ਕੌ ਪੈ ਸਾਰੇ। ਪਤਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਕਮਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਘਾ ਹੀ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡੋਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਓਏ ਫੇਰ ਉਹ ਓਏ। और क्या खबर है? अफ्रीका के कबीला बोराना में शादी की एक अजीब रस्म। शादी से पहले दुल्हन को बाल मुंडवाने पड़ते हैं। चाचे ने उससे कबीले च शादी की थी जे। सही चाचा बरात लैके गया ते चाची टेंट कराउण दी। सारी बरात में कहता ओ जेडी और झाटा नहीं मनाउण दी ओ तुहाडी चाची जे। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਜੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਟਿੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਘਬਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੂਹੇ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਚਾਚਾ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੂਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਮਸਤ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਨਾ ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਪਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਪਤਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾਨਾ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੌਲੇ ਜੱਟ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਭਾਬੀ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾ ਕਰਾਣੀ ਪਵੇ। ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੁਰਾਨਾ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਏਡੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਹਿ ਗਏ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਜੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਓ। ਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ।